डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक सीरीज़ मैंने कुछ क्वेश्चंस की पिक करी है, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है जिन्होंने बेसिक लॉज ऑफ मोशन कवर कर लिए हैं, मतलब अपनी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और कुछ कुछ आइडिया आपको है कि इक्विलिब्रियम और एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हम कैसे करें। इसमें मैंने पुली के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया है, कंस्ट्रेंट के रिलेशंस को भी नहीं किया है। सिंपल क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन के जो आपके जेई में पूछे गए हैं या फिर एस में हैं या फिर आपके और जो डिफरेंट बुक्स उसमें दिए गए हैं, उससे मैंने क्वेश्चंस आपके लिए पिक किए हैं। बेसिक लॉ अगर आपको क्लियर है तो आप इन क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आता है तो इन क्वेश्चंस को आप मेरे लेक्चर्स के थ्रू सीख सकते हैं। ओके, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पिक किया, यहाँ पर अपने इंक्लाइन प्लेन पे दो बॉडीज़ ली, एक आपकी M1 रखी थी, एक पुली के थ्रू M2 से कनेक्ट कर दी। उन्होंने आपको साफ साफ बोल दिया जो पुली ली है वो स्मूथ लाइट पुली है। M1 आपका इंक्लाइन प्लेन पर है, M2 वर्टिकली हैंग कर रहा है, सिस्टम पूरा रेस्ट पे है। आपसे सिंपली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछा गया था एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइन ऑन द बॉडी ऑफ M1। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, पहले आप ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए। आपको फिजिक्स M1 और M2 की पढ़नी है। M2 के बारे में पक्का है कि सर ये वर्टिकल डायरेक्शन में इस पर फोर्सेस आ रहे हैं। M2 के लिए अगर देखोगे तो फोर्सेस अगर देखे जाएँ तो फोर्सेस कौन से होंगे, एक उसे अर्थ डाउनवर्ड फोर्स से पुल कर रही होगी, एक इस पर टेंशन आ रहा होगा, टेंशन का फोर्स बॉडी से अवे पुलिंग फोर्स होता है और अलॉन्ग द रोप आता है। तो अगर मैं M2 का ही डायग्राम पूछूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते से हम इसको एक छोटे से डॉट से और इस पर लगने वाले फोर्सेस को शो कर सकते हैं। नीचे फोर्स आपका M2G और जो रस्सी है उसका टेंशन फोर्स, तनाव बल आपका T आ गया। ये इक्वल है या नहीं है वो उसमें मैं बात नहीं कर रहा, फॉर फोर्सेस दो ही लगेंगे। जब आप दूसरी बॉडी की बात करते हैं जो आपने इंक्लाइन प्लेन पे रखी है रोप से कनेक्ट करके, ये आपके पास M1 मास की बॉडी आ गई। M1 मास की बॉडी पर अगर मैं फोर्सेस पूछूं तो एक तो बॉडी का वेट, दोनों वेट आपके वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1G एंड M2G। एक आपका रस्सी का टेंशन फोर्स आ रहा होगा T, क्योंकि इस ब्लॉक की टेंडेंसी है नीचे की तरफ चलने की। अगर ये रस्सी में एक सीजर से कट कर देता हूँ तो ये नीचे भागेगा, तो ये ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा क्योंकि टेंशन है। और श्योरली इस जगह पे ये जो आपका ये पॉइंट आता है, यहाँ पे आपका ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच का कांटेक्ट, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक फोर्स आपके पास N आ गया। ओके, तो अगर मैं दूसरी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो फोर्सेस कौन से आएंगे, एक आपके पास नॉर्मल रिएक्शन आएगा, एक आपके पास टेंशन आएगा। ये T दोनों का सेम है क्योंकि एक ही रोप है, और एक बॉडी का वेट आपका M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। उन्होंने आपको साफ साफ बोला कि सर M1 ऑन इंक्लाइन प्लेन, M2 हैंग्स वर्टिकली, M2 हैंग्स वर्टिकली एंड सिस्टम इज़ एट रेस्ट। ये बात उन्होंने बोली है, सिस्टम रेस्ट पे है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो बॉडी थी M2 वाली जो आपने वर्टिकली हैंग करी थी, उसके फोर्सेस की बात की जाए, क्योंकि ये रेस्ट पे तो इस पर नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होगा, ना बॉडी ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, तो टेंशन माइनस M2G इज इक्वल टू 0। टेंशन अप तो पॉजिटिव, M2G डाउनवर्ड तो नेगेटिव। तो एक चीज़ श्योर होगी, सर रस्सी में जो टेंशन होगा वो M2G आ गया। फिर अब ये जो इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी है उस पर अगर देखा जाए, कोई ये आपका इंक्लाइन प्लेन आ रहा था और बॉडी अगर पूछी जाए तो सर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, ये एंगल थीटा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब हम फोर्सेस के कॉम्पोनेंट सीख के उठते हैं तो हम बड़ा नया नया जोश होता है, जो फोर्स देखते हैं उसे रिजॉल्व कर देते हैं, कहते हैं जिससे एंगल मेजर करेंगे उसमें कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन। भाई बात सही, पर आप अपनी समझ से बात तो सोचिए, रिजॉल्व किसे करना है, किसको ब्रेक करना है। तो आप एक ठंडे दिमाग से सोचो कि ये बॉडी अगर मान लो M2 हैवी होती तो ये नीचे और ये ऊपर चलता, और अगर M2 लाइट होती तो M1 नीचे चलता। इसका मतलब जो चलने की पॉसिबिलिटी है इस ब्लॉक के लिए अलॉन्ग द इंक्लाइन अप या डाउन है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो जिस डायरेक्शन में चलने की पॉसिबिलिटी है उसको आपने क्या मान लिया, x, और उसके परपेंडिकुलर y। अगर मैं x और y के हिसाब से चलूँ तो t पूरा पूरा x में है, रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, n पूरा पूरा y में है, रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ M1G की, तो M1G अगर देखा जाए तो ये आपका एंगल आ रहा होगा थीटा,
और क्या M1 को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है? यस सर, M1 को रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक फ्री बॉडी डायग्राम में आपने 3 फोर्सेस शो करे, एक T था, एक N था, और आपने मनी मन डिसाइड कर लिया मुझे M1G को ब्रेक करना है। क्यों? क्योंकि वाई और एक्स ऐसे लिए। एक बच्चे ने पूछा कि मैं वाई और एक्स ऐसा लेता, भाई ये गलत है, पर अगर आप ऐसे लेते भी तो फिर उस केस में फिर वेट को रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर टी और एन रिजॉल्व करते। पर श्योर है इंक्लाइन प्लेन पे आपके पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बॉडी या तो डाउन द प्लेन जाएगी या अप इंक्लाइन प्लेन, तो ये एक्स आपने ले लिया। तो आप अगर M1G को रिजॉल्व करेंगे तो हमने डिस्कशन क्लास में किया जिससे एंगल मेज़र करते हैं उस डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट, तो M1G का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ गया, M1G कॉस थीटा, और नीचे की तरफ फोर्स कितना आ गया, तो सिंपल सा M1G साइन थीटा। इक्विलिब्रियम पे मुझे भाई पूरी तरीके से भरोसा है भाई। इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट स्पीड से अलोंग फिक्स लाइन चलेगी, पर अगर वो बोल देते हैं रेस्ट पे तो सब फोर्सेस बैलेंस होंगे। अलोंग एक्स अगर पूछा जाए तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अलोंग एक्स आप ध्यान से देखिए तो एक टी आ रहा है और एक M1G साइन थीटा डाउनवर्ड आ रहा है, तो टी और M1G साइन थीटा बैलेंस हो जाएंगे, तो टेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, M1G साइन थीटा। तो उन्होंने आपसे इंक्लाइन प्लेन का एंगल पूछा था, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइन। तो एंगल ऑफ इंक्लेशन बच्चे आप देखो तो दो तरीके से बात आई। जो वर्टिकल ब्लॉक है अगर मुझे उसको गिरने से रोकना है तो M2G होना चाहिए टेंशन को, और अगर मुझे ये जो ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे उसको नीचे जाने से रोकना है तो M1G साइन थीटा टी के इक्वल होना चाहिए। इनडायरेक्टली ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाए तो साइन थीटा की वैल्यू M2 डिवाइड बाय M1 आ गई। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप अच्छे से देखिए जो ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे था उस पर आप देखोगे तो वाई डायरेक्शन के भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, बॉडी इधर तो जा नहीं रही। अगर बॉडी के वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो नॉर्मल डायरेक्शन किससे बैलेंस हो जाएगा, M1G कॉस थीटा से। तो आपके सेकंड पार्ट का आंसर आ जाता है कि ये जो ब्लॉक आपने इंक्लाइन प्लेन पे रखा है उसका इंक्लाइन प्लेन के साथ कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो जाएगा, सिंपली M1G कॉस थीटा। देयर आस्किंग द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइन ऑन द बॉडी M1। तो इंक्लाइन ने बच्चे यही फोर्स लगाया क्योंकि बाकी तो हमारी सरफेस स्मूथ है, जो फोर्स आएगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही आएगा। हाँ, अगर मेरे को बोलते ये रफ सरफेस है तो मुझे एक अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन भी कॉन्टैक्ट फोर्स मिलता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है उसको हम N बोलते हैं, और कॉन्टैक्ट फोर्स जो पैरेलल टू द सरफेस होगा उसे हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। अभी फ्रिक्शन के क्वेश्चन हमने पिक नहीं किए हैं। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आपने लिफ्ट ली, लिफ्ट में आपने M2 एक ब्लॉक रखा फ्लोर पे, दिख रहा है आपको ये, उसके ऊपर आपने एक M1 की बॉडी रखी, और जब ये लिफ्ट नीचे जा रही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो यू हैव टू फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन एन M1 एंड M2। अब आप एक काम करिए सिंपल सा, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम, पहले आप डायग्राम सोचिए, फोर्सेस की लिस्ट बनाइए। तो आपने कहा चलो ठीक है M1 M2 की बात करें, तो M1 पे आपका फोर्स एक आ रहा होगा, M1 का वेट M1G, एक बच्चे इस पर एक नॉर्मल डायरेक्शन आ रहा होगा, नॉर्मल डायरेक्शन किधर, ये नीचे वाली सरफेस को प्रेस करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इस पर एक N आएगा, और थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसी N का रिएक्शन पेयर इस पे आ जाएगा N। क्लियर? अगर मैं अपर बॉडी की बात करूं तो सबको क्लियर है, यहाँ पे 3 kg की बॉडी है, डाउनवर्ड जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो नेट फोर्स अलोंग y की अगर बात की जाए तो नॉर्मल एक्शन अपवर्ड, M1G डाउनवर्ड, तो N माइनस M1G। नेट फोर्स अलोंग y को आप क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलेरेशन अलोंग y। मास बॉडी का 3 है, बॉडी का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड की जिम्मेदारी माइनस लेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन माइनस M1G इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2। बॉडी का मास कितना दिया गया था, 3 kg, तो N माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 6 एंड N इक्वल टू 24। तो ये जो दो बॉडीज़ आपने लिए कौन सी, 6 और 3, तो 6 और 3 के बीच का आपस का जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो आपका नॉर्मल रिएक्शन 24 हो गया। ऑब्वियसली अगर अपर बॉडी पे आप ऐसे शो करेंगे तो जो नीचे वाली बॉडी है उस पर एक्शन रिएक्शन पेयर के अकॉर्डिंग फोर्स 24 ऐसे है। हाँ, अगर आपको M2 की डिस्कशन पे जाना होता जो कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, अगर M2 बोलते तो इसको अपर बॉडी ने कितने फोर्स से प्रेस किया होता है, mg नहीं बोलेंगे, अपर बॉडी ने इसको कितने से प्रेस किया, 24 से।
ग्राउंड से एक नॉर्मल डायरेक्शन आया था, इसको हम एन प्राइम लिख देते हैं। बॉडी का वेट कितना है लोअर बॉडी का 6 kg, तो 60 kg। अब बॉडी का डाउनवर्ड एक्सलेटेड है, तो अब क्लियर है क्या होगा, नेट फोर्स अलॉन्ग वाई कितना होगा, एन प्राइम माइनस 84 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। मास कितना है 6 kg, एक्सलेशन कितना है डाउनवर्ड है -2, तो एन प्राइम की वैल्यू हो जाएगी 84 माइनस 12 और 72 न्यूटन। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट आ रहा है वो 24 न्यूटन का है। जैसे नीचे आओगे आपका कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो जाएगा 72 न्यूटन। क्लियर। नेक्स्ट, ये भी एक सिंपल सा, मैंने बोला कि जो क्वेश्चन पिक किए गए उनमें कहीं से भी मैंने इस बात को नहीं रखा कि आप बहुत टफ क्वेश्चन पे, बेसिक न्यूटन सेकंड लॉ के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये था कि 6 kg और 3 kg के ब्लॉक ऐसे रेस्ट पे रखे हुए थे किसी हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे। ठीक, आप इसको रेस्ट पे रखी बॉडी को 27 न्यूटन से पुश करते हैं, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो ये ब्लॉक सिस्टम स्लाइड करने लगेगा। जब आप इसे 27 न्यूटन से पुश करते हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 6 kg एंड 3 kg बताइए। तो एक बात पक्की है कि मैं 6 kg और 3 kg के फ्री बॉडी डायग्राम को देखूं तो फोर्सेस आप देख सकते हैं। मैं एरो बनाता जा रहा हूँ, वो एरो आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, रेड और ग्रीन में एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए यूज़ करता हूँ। तो फोर्सेस अगर पूछे हैं बेटा कौन से बने, जैसे आपने 27 न्यूटन से पुश किया, बॉडी का वेट 60 न्यूटन, एक नॉर्मल डायरेक्शन, और ये जो 6 kg होगा 3 kg को आगे पुश कर रहा होगा, 3 kg न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग 6 kg को बैकवर्ड पुश करेगा। तो ये आपने एक नॉर्मल डायरेक्शन बच्चे कितने लिख ली, एन प्राइम। ये एन प्राइम इधर आया, और जब इस बॉडी के लिए बात करेंगे तो सिंपल से इस बॉडी का वेट 3g, ग्राउंड से नॉर्मल डायरेक्शन एन डबल प्राइम, और बॉडी आगे जाएगी। आपको ऑब्वियसली ये चीज़ क्लियर है कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है, तो मेरे जो वर्टिकल डायरेक्शन वाले फोर्सेस हैं नो डाउट मैंने बनाए, पर ये इक्विलिब्रियम में थे तो ये कैंसिल हो गए आपस में। तो अगर मैं केवल इनके अनबैलेंस फोर्स पे ही फोकस करूं, फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने डिसाइड कर दिया बैलेंस का मुझे इस बार कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मैं 27 का फॉरवर्ड फोर्स, एन प्राइम से बैकवर्ड, ओके, आगे वाली बॉडी पे 3g आप हटा दीजिए, इस बॉडी पे आपका केवल एक फोर्स फॉरवर्ड एंड प्राइम आ गया। अब आपको इक्वेशन क्लियर है। ये जो पीछे वाली बॉडी थी इसके लिए आप नेट फोर्स लिखिए 27 माइनस एन प्राइम, आगे वाली बॉडी के लिए एन प्राइम। मैंने आपको क्लास में सिखाया है अनबैलेंस फोर्स या नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 6 इंटू ए, और आगे वाली बॉडी के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग 3 इंटू ए। इक्वेशन क्या आई, 27 माइनस एन प्राइम इज इक्वल टू 6a, एन प्राइम इज इक्वल टू 3a। तो अगर आप इसे ऐड करेंगे तो 27 इक्वल टू 9a, मुझे सिस्टम का एक्सेलरेशन मिल रहा है जो कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। दोनों ब्लॉक साथ साथ आगे जाएंगे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और अगर मैं इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स पूछूं कि ऑब्वियसली 3 kg को पुश किसने किया है, तो नॉर्मल डायरेक्शन बिटवीन 6 एंड 3 ने, तो एन प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू ए, 3 इंटू ए के अकॉर्डिंग 3 इंटू 3 9 न्यूटन। तो अब डिस्कशन आता है कि सर ये क्वेश्चन में हो सकता है आगे चल के नंबर ऑफ ब्लॉक्स बढ़ जाएं। मेरा कहना है इस क्वेश्चन को आप एक सेट कैटेगरी में रख सकते हैं, जिन ब्लॉक्स की आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं उन सब का कॉमन एक्सेलरेशन है। भाई आपको ये 603 लिख रहा है, पर अगर ये 7 चल रहे तो मैं इसको 9 मान लूँ, 9 मान लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे फोर्स पता था 27 न्यूटन है, और 9 के ब्लॉक को अगर मैं 27 न्यूटन से पुश करता हूँ तो फोर्स डिवाइड बाय मास के अकॉर्डिंग 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर एक्सेलरेशन है, जो आगे वाली 3 kg वाली बॉडी है ना, केवल इस पर, उसको आगे कौन लेके जा रहा है, एन प्राइम। तो एन प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ऑलरेडी आप फर्स्ट पार्ट निकाल चुके हैं 9। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें मैंने ब्लॉक लिया। अब आप चाहो तो इसी ब्लॉक को 2 का सोचें, या मैं कहता हूँ इसको 3 का मान लो। सर ये 5 का ब्लॉक, 1 का ब्लॉक और 3 का ब्लॉक भी तो हो सकता था, तो उस केस में भी हम सॉल्व कर सकते थे। एक्सेलरेशन दोनों ही केस में सेम आता है कि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा। ट्रिक याद रखेंगे, जब भी इस तरह के कॉमन ब्लॉक के एक्सेलरेशन के क्वेश्चन आएंगे, कॉमन एक्सेलरेशन वाला, उसमें एक्सेलरेशन नेट एक्सटर्नल फोर्स
अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। अब आप सीधे आंसर बता सकते थे देख के ही, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, तो सर 27 पुश कर रहा है 9 kg की बॉडी, तो एक्सेलरेशन आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप देखें तो बहुत सिंपल सा है, मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ को ही डिस्कस करने के लिए बनाया कि आपकी एक बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक F1 है एक F2 है, तो एंगल 30 डिग्री, और एक एक्सेलरेशन आपका 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डेवलप होता है 2 kg की बॉडी में 30 डिग्री का। तो भाई अगर मेरे से को पूछे कि सर इसका डिस्कशन आप बताओ, तो मैं कहूँगा भाई देखो, ये जो एक क्वांटिटी होती है नेट फोर्स, इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप सिंपल मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप डायग्राम्स के थ्रू सारे फोर्सेस को प्रॉपर रिजॉल्व करिए। आप यह हटा दीजिए, आपको पता है कि जो वेक्टर्स हैं आप उनको अगर वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं तो आपको नेट फोर्स मिलता है। ठीक है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्यों ना हम लोग अपने क्वेश्चन को एम से ही स्टार्ट करें। सर 2 kg की बॉडी, एक्सेलरेशन 11 था, तो बच्चे इतना तो सबको पता है कि 11 cos 30 आई कैप एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि x के नाम, और y की डायरेक्शन में आ जाएगा 11 sin 30 j कैप। तो अगर मैं इस वैल्यू को ठीक से लिखूं तो cos 30 √3/2 कैंसिल होकर 11 √3 आई कैप और 11 sin 30 का 11 j कैप। क्लियर। ये आपका नेट फोर्स आ गया। अब नेट फोर्स बच्चे आप ध्यान से देखो तो बना किससे, F1 और F2 से। F1 F2 पे √a² + b² + 2ab cos थीटा अच्छे से लगाइए, नहीं इस बार बच्चे ज़रूरत नहीं है। F1 जो पूरा फोर्स था वो 11 आई कैप का अपवर्ड एक्ट कर रहा था, सॉरी 11 जे कैप। क्लियर। अब अगर 11 जे कैप आ रहा था आपका, तो F2 कितना होगा, सर F2 तो हमें नहीं पता, तो आंसर आया बेटा यहाँ पे 11 √3 आई कैप प्लस 11 जे कैप, ये टर्म कैंसिल। तो जो आपको F2 का फोर्स लगाना होगा वो 11 √3 का किस डायरेक्शन लगाना होगा, आई कैप में। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, नेट फोर्स आप चाहें तो वेक्टर एडिशन से निकाल लीजिए या फिर MA से। MA से जब निकालने हैं तो आपको एक्सेलरेशन बताएगा बॉडी किधर एक्सेलरेटेड है, तो आपको नेट फोर्स की डायरेक्शन पता लगेगी, और नेट फोर्स नंबर ऑफ फोर्सेस पे डिपेंड करेगा। आप वेक्टर एडिशन फॉलो करेंगे तो आपको नेट फोर्स की वैल्यू भी मिलेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत पुरानी मेरी एक यूपी बोर्ड की बुक से क्वेश्चन हम लोग करते थे, बड़ी अच्छी एक स्टैटिक्स की बुक आती थी, तो उसमें ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया था कि भाई एक 2 kg का ब्लॉक बच्चे आपने लिया और उसको अगर आप F से पुश करते हैं स्मूथ सरफेस पे, और ऐसा फोर्स लगाना है, बॉडी इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम बाय फोर्स F इज एक्टिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F। तो भाई बॉडी को रोक के रखना है, फोर्स F बताना है, उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट फोर्स ही बताना है बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन। ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन है अगर स्मूथ सरफेस है तो, और अगर आपने जो फोर्स लगाया उससे डबल लगाएंगे तो F तो रोक रहा था, डबल फोर्स जो होगा बॉडी को चला देगा। तो अब उसी चीज़ को बच्चे हमें सॉल्व करना है। देखें बढ़िया सा क्वेश्चन है, इजी ही है, लेकिन आप पहले शर्त आप एक बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि बॉडी के फोर्सेस को प्रॉपरली काउंट करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो ये बॉडी जो 2 kg की, इसका डाउनवर्ड वेट 20, इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आप लगाते हैं F आपको नहीं पता है, और एक आपके पास नॉर्मल रिएक्शन आता है इस तरीके से। अब आपको ये क्लैरिटी, बच्चों को दिमाग में बड़ी दिक्कत होती है 20 रिजॉल्व करें F रिजॉल्व करें। आप ये सोचिए केवल बॉडी चल किधर चल सकती है, अगर चलेगी तो अलॉन्ग इंक्लाइन चलेगी, तो अलॉन्ग इंक्लाइन में आपने एक दिशा को क्या मान लेना है, x मान लेना है, और एक दिशा को उसके परपेंडिकुलर वाले को y मान लेना। अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। सर केवल नॉर्मल रिएक्शन ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा y में था, तो ब्रेक किसको करना पड़ेगा सर, यहाँ पे F को और mg को, जो कि 20 आ रहा था। अगर आप रिजॉल्व करोगे तो अगले ही डायग्राम में आपको चीज़ें थोड़ी सी और बेहतर दिखेंगी। यहाँ पे 3 फोर्सेस दिखने हैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम में, देखिएगा डॉट से आपने शो किया, F एक फोर्स लगाया, एक आपने 20 लगाया, एक आपने
इस लाइन से 90 डिग्री पे नॉर्मल डायरेक्शन लगाया। ये एंगल आपको बता दिया गया था कितना है, 37 डिग्री। अब फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे तो अलोंग एक्स एफ का जो कंपोनेंट आएगा आपको बताया गया है, जिससे आप एंगल मेज़र करते हैं उस डायरेक्शन में कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन। तो आपका रिलेशन क्या आ जाएगा, एफ साइन 37 सॉरी इस डायरेक्शन में आपका जो कंपोनेंट आएगा बच्चे वो होगा एफ कॉस 37। इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, एफ साइन 37 परपेंडिकुलर 20 का अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये एंगल आपका 53 डिग्री और 37, तो 20 का जिससे एंगल मेज़र कर रहे हैं उस डायरेक्शन में कॉस 37, तो इधर आ गया 20 कॉस 37 और डाउनवर्ड कितना आ जाएगा 20 साइन 37। ये आपका नॉर्मल डायरेक्शन आ गया। अब आपको पता है सिग्मा एफ एक्स तो हर हालत में ज़ीरो होना चाहिए, बॉडी को चलाना ही नहीं है। तो एक तरीके से एफ कॉस 37 बैलेंस कर लेगा 20 साइन 37 को। कॉस 37 आपने पढ़ा हुआ है 4/5, साइन 37 3/5, 5 कैंसिल, और एफ की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 4 और 15 न्यूटन। दैट मीन्स अगर 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये बॉडी वहाँ से मूव नहीं करेगी। ऑब्वियसली ये जो आपका वाई डायरेक्शन है इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इसमें भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो सिग्मा एफ वाई की वैल्यू 0, सिग्मा एफ वाई की वैल्यू 0, तो नॉर्मल डायरेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, एन इक्वल टू एफ साइन 37 प्लस 20 कॉस 37। एफ आपके पास है 15, साइन 37 आपके पास 3/5, कॉस 37 4/5। ये वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पर और मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पे 9 प्लस 16 और 25। तो नॉर्मल डायरेक्शन इज 25। अगर हम चाहें तो इस डिस्कशन को एक आसान से तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि ये बॉडी जो है आपने इक्विलिब्रियम में ली है और तीन फोर्सेस के अंडर इक्विलिब्रियम में है। तो ये तीनों फोर्सेस मिलके आपके पक्की बात है एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये आपके पास एफ आ गया, एक आपने बच्चे इस पे एन ड्रॉ किया और ये आपके पास इसका वेट 20। क्लोज ट्रायंगल बनना चाहिए अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में अंडर एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस। अब अगर मैं ये एंगल पूछूं तो एफ और एन के बीच का एंगल तो आप 90 प्लस 37 बोल सकते हैं, जो कि 127 होगा। और अगर ये 127 हुआ तो ये एंगल आपका 53 डिग्री, तो ये एंगल आपका 53 डिग्री, सामने वाला ये एंगल 37 डिग्री। डन। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं कुछ ना करूं, एक छोटा सा रूल सबने पढ़ा हुआ है साइन रूल, तो साइन 37 के अपोजिट आपके पास एक एंगल है जो कि साइड आ रही है एफ, 53 के अपोजिट आपके पास साइड आ रही है 20 और 90 के अपोजिट आपके पास साइड आ रही है एन। क्या हम लोग यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं? तो f की वैल्यू हो जाएगी 20 साइन 37 दैट इज़ 3/5, साइन 53 4/5, ये टर्म कैंसिल हुआ और आपके पास वैल्यू 15 न्यूटन आ गई। ये सिमिलर आंसर आ रहा है। अब अगर मैं फोर्स को डबल करता हूँ तो क्या मेरा डिस्कशन चेंज हो जाएगा? यस सर। फोर्स को डबल करने पे नॉर्मल एक्शन एडजस्ट होगा। जो फोर्स था अगर ध्यान से देखा जाए तो इस डायरेक्शन में पहले फोर्स f cos 37 आ रहा था जो कि 15 cos 37 था, अब ये उसके डबल मैग्नीट्यूड का हो जाएगा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन सिंपल टर्म में देखूं तो अलोंग इंक्लाइंड प्लेन मेरा फोर्स हो जाएगा 30 cos 37 माइनस 20 साइन 37। साइन 37 आप 3/5 लिख सकते हैं, 30 इंटू 4/5 माइनस 20 इंटू 3/5 आप लिखेंगे तो 12 आ गया, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 माइनस 12 और एक्सेलरेशन 12 नहीं, आपका ये जो वैल्यू है नेट फोर्स का है। ये बॉडी का मास शायद आपको दिया गया था तो कितना था 2 kg, तो ये आंसर MA का हुआ, है ना। तो 2A का आंसर अगर ये है तो बॉडी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अप इंक्लाइन चलेगी। ओके, तो पहले जो फोर्सेस बैलेंस हो रहे थे
अब अपने डबल फोर्स करने पे आपको एक्सेलेरेशन मिलेगा। तो हमने जो क्वेश्चन में अभी फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चंस पिक किए, उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपका ये इक्विलिब्रियम का लिया। सेकंड, अगर आपकी दो बॉडीज़ लेफ़्ट में रखे हो तो एक्सेलेरेशन क्या होगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेफ़्ट में है तो तीन ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो लेफ़्ट कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, या अपवर्ड एक्सेलेरेटेड होगी, या डाउनवर्ड एक्सेलेरेटेड होगी। बात सारी एक्सेलेरेशन की ही है। बाकी डायग्राम बनाइए, ये मैंने दो ब्लॉक्स को कनेक्ट करके डिस्कशन दिया। नेट फोर्स को एम से कैसे रिलेट करना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो मैंने आपको कराया है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स से बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है तो फोर्स कितना होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के लिए मैंने बनाए हैं। इसमें अगर आप ये इस तरह के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर चुके हैं, एस सी वर्मा से, जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, या सिंगेज से, बीएम शर्मा से, तो आपको आगे अगर प्रैक्टिस करनी है तो अच्छे क्वेश्चन मैं और कराऊंगा। पर ये बेसिक लेवल पे जिस पे आपके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर। बाकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे।